Hey dear viewers, welcome to another traveling vlog of Digital कुशवाहाज। आज फिर से आपको ले चलते हैं एक और नई बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट पर। लेट्स गो। सतधारा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में हलाली नदी के ईस्टर्न तट पर स्थित है। यह सांची से लगभग 14 किलोमीटर दूर है। सतधारा, सोनारी, अंधेर और मुरेल खुर्द मिलकर सांची के आसपास के बुद्धिस्ट सर्किट को पूरा करते हैं। यहां से मिले अवशेष सांची के स्तूप 2 के इंस्क्रिप्शंस में सूचीबद्ध हेमवत भिक्षुओं के नाम से मिलते हैं। इससे पता चलता है कि ये सभी स्थल हेमवत स्कूल से जुड़े हुए थे, जो दूसरी शताब्दी बीसीई में गोपीपुत्र नामक एक गुरु के नेतृत्व में बुद्धिस्ट धर्म के प्रचार में सक्रिय थे। सतधारा का इतिहास 3री शताब्दी बीसीई से शुरू होता है और यह मौर्य काल से लेकर 5th सेंचुरी सीई तक आबाद रहा। यह स्थल संभवतः राजमार्ग से दूर और फॉरेस्ट एरिया में था। भिक्षु सांची गए क्योंकि वह राजमार्ग पर स्थित था और उस समय एक प्रमुख बुद्धिस्ट केंद्र था। सतधारा नाम का शाब्दिक अर्थ 100 स्ट्रीम्स है। कनिंघम का मानना है कि इसे यहां मिलने वाली धाराओं की संख्या के कारण यह नाम मिला। सतधारा एक महत्वपूर्ण बुद्धिस्ट स्थल है जो इतिहास, संस्कृति और धर्म का समागम है। यहां की धरोहर बुद्धिस्ट धर्म के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सतधारा जाने का रास्ता बेहद खूबसूरत है। आपको यहां पर बहुत पुराने साइन बोर्ड्स मिलेंगे। आप केयरफुली देखकर आगे बढ़े और किसी न किसी से रास्ता पूछते हुए जाएं। वाओ, कितने ब्यूटीफुल खेत है। जब तक हम सतधारा पहुंचते हैं तब तक जानते सतधारा की प्राचीन वस्तुओं का इतिहास। इस स्थल की प्राचीन वस्तुओं के बारे में सबसे पहले 1854 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उन्होंने बताया कि जिस पहाड़ी पर यह स्मारक स्थित है वह एक लंबवत चट्टान का निर्माण करती है जिसके नीचे एक नदी बहती है। नदी का दृश्य भारत में उनके द्वारा देखे गए सबसे खूबसूरत दृश्यों में से एक माना गया। अपने छोटे से उत्खनन के दौरान कनिंघम ने मुख्य स्तूप और एक अन्य स्तूप के ऊपर से एक शाफ्ट डाला। हालांकि उन्हें मुख्य स्तूप से कोई सामग्री नहीं मिली, लेकिन स्तूप 2 में उन्हें कुछ शिलालेखों के साथ अवशेष मिले जो बताते हैं कि ये बुद्ध के 2 प्रसिद्ध शिष्यों के शरीर के अवशेष थे। ये एक विवादास्पद मुद्दा है कि क्या कनिंघम द्वारा शाफ्ट डालने के प्रयास से संरचना को नुकसान हुआ या ये अवशेषों को पुनर्प्राप्त करने का एक वैज्ञानिक प्रयास था।
वर्ष 1968 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा गांव दर गांव सर्वेक्षण कार्यक्रम के दौरान और खोज की गई। सतधारा के स्मारकों को 1989 में ASI द्वारा संरक्षित घोषित किया गया। 1992 में ASI के भोपाल सर्किल के तत्कालीन निदेशक डॉ. RC अग्रवाल ने जापानी फंड्स इन ट्रस्ट और यूनेस्को के सहयोग से सांची और सतधारा के स्मारकों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए एक संयुक्त योजना बनाई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत खुदाई 1933 में शुरू हुई और 2000 तक जारी रही। सतधारा में उत्खनन का पहला सत्र भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के भोपाल सर्कल द्वारा किया गया था। इस टीम में RC अग्रवाल, नारायण व्यास, मनोज दुबे, खोबरा गड़े और RK श्रीवास्तव शामिल थे। पहले चरण में मौर्य काल के ईंट के स्तूप को उजागर करने के उद्देश्य से एक छोटे पैमाने पर उत्खनन किया गया। 2 टीले, टीला 21 और 32 उत्खनन के लिए चुने गए और यह पता चला कि वे अर्धगोलाकार मंदिरों के अवशेष हैं। AK सिन्हा के मार्गदर्शन में मैनुअल जोसेफ, नितिन श्रीवास्तव, KK राय और CR भंडारकर की सहायता से 1935 से 96 में उत्खनन जारी रहा। तब तक इस परियोजना में 40 नए स्तूप, पत्थर में 14 आयताकार संरचनाएं और 2 अर्धगोलाकार मंदिर सामने आ चुके थे। मुख्य स्तूप के पश्चिम और उत्तर में 2 मुख्य मठ स्थित थे। इन सभी संरचनाओं का निर्माण एक शताब्दी के अंतराल में हुआ, जिसका समय संभवतः 2री शताब्दी ईसा पूर्व था। अन्य महत्वपूर्ण खोजों में शुंग लिपि में ब्राह्मी अक्षरों वाला एक खंडित शिलालेख शामिल है, जिसका समय संभवतः 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है। बस हम अब कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं सतधारा। चुनार के लाल बलुआ पत्थर में चमकदार मौर्य पॉलिश के साथ 2 सुंदर हाथी की आकृतियों के टुकड़े मिले, जो लिबास पत्थर और ईंट के स्तूप के बीच की पैकिंग से प्राप्त हुए। एक आकृति उत्तरी चतुर्थांश में और दूसरी दक्षिणी में थी। उत्खनन 1996 से 1987 में जारी रहा और स्तूप 1, 4, 6 और 7 की खुदाई की गई। 1997-98 के मौसम में मुख्य स्तूप के पूर्व में सीढ़ियों और स्तूप के कार्य स्तरों के विवरण को समझने के लिए स्तूप 1 के चारों ओर उत्खनन जारी रहा। विचाराधीन क्षेत्र स्तूप 1 के स्थान पर बड़े वर्गाकार चबूतरे का उत्तर पश्चिमी कोना था। इसका उद्देश्य विभिन्न चरणों के कार्य स्तर के अलावा चबूतरे के निर्माण के समय का पता लगाना था। उत्खनन रिपोर्ट काफी समय बाद नारायण व्यास द्वारा हिंदी में प्रकाशित की गई।
यह है स्तूप नंबर 7। यह स्तूप 24 फीट व्यास का है और 2 फीट चौड़ी मेधी छत पर बना है, जिसकी कुल ऊंचाई 9 फीट है। कनिंघम ने 4 फीट की गहराई पर एक कक्ष की खोज की, जिसका माप 1 फीट 8 इंच गुणा 1 फीट 3 इंच और 1 फीट 6 इंच गहरा था। कक्ष को पत्थर से ढका गया था। कक्ष के अंदर मिट्टी के बर्तन मिले। इन बर्तनों के अंदर छोटे मिट्टी के बर्तनों के अवशेष और एक स्टीटाइट ताबूत मिला। चूंकि इन पर कोई शिलालेख नहीं है, इसलिए अवशेषों की पहचान सत्यापित नहीं की जा सकी। चलिए स्तूप नंबर 6 देखते हैं। उत्खनन से पता चला है कि स्तूप एक मेधी के ऊपर बनाया गया था और ऊपर प्रदक्षिणा पथ तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी प्रदान की गई थी। समग्र संरचना 23.5 मीटर लंबे, 17.5 मीटर चौड़े और 1.6 मीटर ऊंचे एक आयताकार मंच पर खड़ी की गई थी। मेधी की ऊंचाई 1 मीटर और व्यास 7.4 मीटर है। स्तूप के पीछे की ओर से पूर्व की ओर एक रास्ता चित्रित शैलाश्रय की ओर जाता है। गुप्त काल में इन आश्रयों में बुद्ध और स्तूप को चित्रित करने वाले चित्र बनाए गए थे। इन चित्रों पर बौद्ध पंथ प्रतीत्य समुत्पाद गाथा अंकित है। 18। विहार मठ 2। यह मठ स्तूप 1 के पश्चिम में स्थित है। इसका मुख पूर्व की ओर है और यह 2 भागों में विभाजित है। उत्तर में एक वर्गाकार भाग और दक्षिण में एक आयताकार भाग। बीच में इसका पूर्व से पश्चिम की ओर एक खुला प्रवेश द्वार था। हालांकि इसे किसी समय बंद कर दिया गया था। जबकि मठ का अगला भाग बच गया है। इसका पिछला भाग बहुत क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसे बचाया नहीं जा सकता।
स्तूप 1, कनिंघम ने अनुमान लगाया था कि यह स्तूप आयामों में सांची के मुख्य स्तूप से प्रतिस्पर्धा करेगा। 10, खुदाई और संरक्षण गतिविधियां समाप्त होने के बाद यह सच हुआ। यह एक विशाल पत्थर से बने मंच पर बनाया गया है, जिसकी माप 21.9 मीटर उत्तर दक्षिण और 32 मीटर पूर्व पश्चिम है और इसकी अधिकतम ऊंचाई 5.85 मीटर है। 11, यह मंच जमीन को समतल करने के लिए आवश्यक था और इसकी ऊंचाई अलग अलग है। सांची के मुख्य स्तूप की तरह इस स्तूप में भी पहले ईंट से बना एक स्तूप छिपा हुआ था। बाद वाला शायद अशोक के मौर्य शासन के दौरान बनाया गया था। ईंट के स्तूप में 3 फुट चौड़ा प्रदक्षिणा पथ था। इस प्रदक्षिणा पथ के लिए इस्तेमाल की गई ईंटें मिट्टी के गारे से बनाई गई थीं। बाद में शुंग काल के दौरान इस ईंट की संरचना को पत्थरों से ढक दिया गया था, जिसके साथ जमीन पर एक रेलिंग, एक मेधी, छत और शीर्ष पर एक हर्मिका के भीतर एक 3 स्तरीय छत्रावली छत्र थी। शुंग काल के ब्राह्मी अक्षरों में 60 से अधिक शिलालेखों की खोज ने इस परिकल्पना की पुष्टि की। ऐसा प्रतीत होता है कि ईंट के स्तूप को पत्थर के आवरण से पहले मानव एजेंसियों के हाथों काफी नुकसान हुआ था। अंतिम संरचना एक रेलिंग से घिरी हुई थी, जिसके कई टुकड़े गुंबद के ऊपर पड़े मलबे से बरामद किए गए हैं। कनिंघम ने एक शाफ्ट का उपयोग करके शीर्ष से लगभग 10 फीट गहरी एक लंबवत खाई खोदी। हालांकि कोई अवशेष बरामद नहीं हुआ। ये है अपसाइडल मंदिर 1। इस मंदिर का केवल सबसे निचला हिस्सा ही बचा है, जो हमें बताता है कि यह दक्षिण की ओर था और योजना में अपसाइडल था। अन्य चैत्य गृहों की तरह मंदिर के अपसाइड में स्तूप हो सकता है, हालांकि बाद के कोई अवशेष नहीं मिले हैं। मंदिर के सामने एक बरामदा था। मंदिर की कुल माप 11.5 मीटर लंबी और 5.6 मीटर चौड़ी है। 15, यह मंदिर शुंग काल के दौरान बनाया गया होगा। सतधारा एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका इतिहास और यहाँ की प्राचीन वस्तुएं भारतीय बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 1854 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई पहली रिपोर्ट ने इस स्थल के महत्व को उजागर किया, जहां उन्होंने पहाड़ी पर स्थित स्मारकों और नदी के सुंदर दृश्य का उल्लेख किया। कनिंघम के उत्खनन के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा सतधारा में कई महत्वपूर्ण खोजें की गईं। 1995 से 96 में हुए उत्खनन के दौरान मौर्य काल के स्तूपों और अर्धगोलाकार मंदिरों के अवशेष मिले, जो इस क्षेत्र में बौद्ध वास्तुकला की समृद्धि को दर्शाते हैं।
इन खोजों में महत्वपूर्ण शिलालेख, हाथी की आकृतियों के टुकड़े और अन्य संरचनाएं शामिल हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि सतधारा एक प्रमुख बौद्ध केंद्र रहा है। सतधारा के स्मारकों का संरक्षण भी एक प्राथमिकता रहा है। 1929 में एएसआई द्वारा इसे संरक्षित घोषित किया गया और 1992 में जापानी फंड्स इन ट्रस्ट और यूनेस्को के सहयोग से संरक्षण की योजनाएं बनाई गईं। इस प्रक्रिया में उत्खनन कार्य 1943 से 2000 तक जारी रहा, जिससे इस स्थल की महत्ता और बढ़ गई। सतधारा का नाम इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है। यहाँ की खोजें न केवल भारतीय पुरातत्व में महत्वपूर्ण हैं, बल्कि बौद्ध धर्म के विकास और प्रसार को भी स्पष्ट करती हैं। यह स्थल आज भी अनुसंधान और अध्ययन का केंद्र बना हुआ है, जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए ज्ञान और प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने सतधारा के महत्व, इतिहास और पुरातात्विक खोजों के बारे में विस्तार से चर्चा की। सतधारा केवल एक पुरातात्विक स्थल नहीं है, बल्कि यह बौद्ध धर्म के विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यहाँ की प्राचीन वस्तुएं और संरचनाएं हमें उस समय की समृद्ध संस्कृति और कलात्मकता का बोध कराती है। अलेक्जेंडर कनिंघम से लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई तक, जिन्होंने सतधारा की खोज और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सभी ने इस स्थल को विश्व के मानचित्र पर लाने में योगदान दिया है। उनकी मेहनत और खोजों ने न केवल पुरातात्विक दृष्टिकोण से, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी इस क्षेत्र को महत्वपूर्ण बना दिया है। हमने देखा कि कैसे मौर्य काल के स्तूप, अर्धगोलाकार मंदिर और अन्य संरचनाएं आज भी इस स्थल की महत्ता को दर्शाती हैं। इसके अलावा संरक्षण योजनाएं और खुदाई के प्रयास यह सुनिश्चित करते हैं कि सतधारा की धरोहर आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं।
यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो की अपडेट्स पा सकें। आखिर में सतधारा की यात्रा केवल एक ऐतिहासिक स्थल की यात्रा नहीं है, बल्कि यह हमें उस समय के बौद्धिक और धार्मिक विचारों के प्रति भी जागरूक करती है। हमारी संस्कृति और इतिहास को समझना हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाता है। धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल डिजिटल कुशवाहास को। थैंक यू। Oh,